करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग का न्यू टॉपिक है वह है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और इसी से रिलेटेड पर आप लोग को बहुत सारे वीडियो उपलब्ध होंगे, ठीक है। 2025 के एग्जाम के जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको ये वीडियो खासकर जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं। समतल दर्पण में जब हम पढ़े होंगे तब हम एक चीज पढ़े थे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जो हमारा चौथा वीडियो पहले गया था दर्पण का, उसमें आप जाके देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग दर्पण के डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे। लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसा बनेगा उसके बारे में आज हमें जानना है। और ये टॉपिक जो है एग्जाम के व्यू से याद रखिएगा, ये टॉपिक काफी वीवीआई टॉपिक है। याद रखिएगा ये टॉपिक जो है वो वीवीआई टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। नेसेसरी रूप से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जो आना है तो आना है। चलिए पहला चीज लेते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको पता होगा कि अगर समतल दर्पण में अगर वस्तु ऐसा रखा गया है, ठीक है, समतल दर्पण में अगर वस्तु ऐसा रखा गया है, कोई हम इमेज बना लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में कोई वस्तु ऐसे रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वैसा ही बनेगा, यानी जैसा वस्तु होगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो इमेज बनेगा मेरे भाई, इसमें जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब जो बनेगी वो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा समतल दर्पण में? तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरी चीज है, अगर यह वस्तु है, इसकी हाइट 5 फीट है, हाइट कितनी है? 5 फीट है। हाइट कितनी है? 5 फीट। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का। कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का। इसका मतलब यह हुआ कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में? तो किस दर्पण में जी? तो समतल दर्पण में। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह तो बात क्लियर हो गया। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। और सीधा बनेगा, लेकिन जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यह तो बात हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु है, दर्पण से अगर 2 मीटर की दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर बनेगा? तो 2 मीटर की दूरी पर। यानी यह हुआ कि समतल दर्पण से अगर वस्तु 2 मीटर के दूरी पर स्थित है तो मेरे भाई प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? तो 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। यानी जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर होगा। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बना। दूसरी कंडीशन, जितनी वस्तु बड़ी थी उतना ही बड़ी क्या बन गई? प्रतिबिंब। जितना दूरी पर वस्तु था उतना ही दूरी पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बना। तो चलिए कंडीशन को पहले लिखते हैं। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अभी बताएं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। सीधा कहिए
काल्पनिक कहिए, आभासी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है जी? सीधा बनता है। पहला डायरेक्शन हमने लिखे। दूसरी डायरेक्शन क्या था कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेंगे? वस्तु के आकार का। अगर वस्तु 5 फीट का है तो प्रतिबिंब कितना फीट का होगा? 5 फीट का। दूसरा चीज क्या लिखेंगे? दूसरा कंडीशन होगा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब किसके आकार का बनेगा? वस्तु के आकार का, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। एक और कंडीशन क्या लेंगे कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु थी उतना ही दूरी पर क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। अगर आपके घर में आईना होगा, बड़ा सा आईना, तो उसमें देखिएगा, जिसे शादी ब्याह में जो मिलता है आईना, उसमें देखिएगा गौर करके कि आप जितना दूर पर खड़े होंगे ना, आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे खड़ा होगा। इसका प्रयोग भी कर सकते हैं आप घर पर, आसानी से, नॉर्मल है। तो यानी कहा गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। और तीसरा कंडीशन क्या था कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तीसरा कंडीशन लिख लेंगे मेरे भाई। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और कौन दूरी? प्रतिबिंब। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होता है। हमने क्या देखा जी? कि हमने यह देखा कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु थी उतना ही दूरी पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब यह रहा, जितना हम लोग देखे उतना ही हम लोग इसमें लिख दिया। कोई एक्स्ट्रा अपने से नहीं लिखना है, जो चीज समझ में है वही चीज वहां लिखना है। अब कंडीशन क्या आ गया कि मान लेते हैं, इसे हम मिटाते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा समतल दर्पण में? तो इतना तो पता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वह सीधा बनेगा। और सीधा का मतलब अभी बताए हैं। सीधा आप लिखिए या आप काल्पनिक लिखिए या आप आभासी लिखिए, ये तीनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। सीधा कहिए, काल्पनिक कहिए, आभासी कहिए। हमने क्या लिखा? वस्तु क्या कहा है? जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब अगला कंडीशन क्या आएगा कि पहले हम मान लेते हैं क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब हम दो पढ़े थे। एक होगा वास्तविक, एक क्या होगा? वास्तविक। जो वास्तविक किरणों के काटने से, अगर ऐसे किरणों के काटने से बनता है प्रतिबिंब तो वास्तविक है, और ऐसे ऐसे किरणों से काटने से प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब दो होते ही तो बात पता है आपको, एक वास्तविक हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? काल्पनिक होगा। इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी किरण और इसमें वास्तव में मिलेगी। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी चीज को दिखाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन हमको लिखना होगा चौथा में कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी किसी चीज को, इसको किसी चीज पर उतारा नहीं जा सकता है। सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उतार नहीं सकते हैं।
तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब कंडीशन है कि मान लेते हैं कोई बड़ी इमारत है, कोई बड़ी इमारत है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई 100 फीट का इमारत है, 200 फीट का इमारत है, तो कह दे कोई इमारत, यहां देखिएगा, यहां पे कह दे कि 200 फीट का कोई इमारत है, 500 फीट का, 500 मीटर का, उतना टेंशन मत ले, कुछ भी यहां रहेगा। तो 200 फीट का इमारत है, तो सबसे कम यानी न्यूनतम समतल दर्पण का प्रतिबिंब कितना, सॉरी 200 फीट का कोई इमारत है, और इस इमारत का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, इस इमारत का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए जी, पूरा प्रतिबिंब है, यानी पूरा प्रतिबिंब, इसका पूरा फोटो देखने के लिए किस दर्पण का जी, समतल दर्पण का, किस दर्पण का, समतल दर्पण का न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, एक कंडीशन है। तो यहां देखिए, सबसे पहले कितना बड़ी इमारत है, 200 फीट का इमारत है, और हमसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की कितनी, सबसे कितनी छोटा दर्पण लिया जा सके जिससे पूरा इमारत को देखा जा सके, ठीक है। अधिक बड़ा से बड़ा आप जितना ले सकते हैं, लेकिन कितना छोटा हम दर्पण लें, समतल दर्पण, जिसमें 200 फीट का पूरा प्रतिबिंब बन जाए, पूरा उस बिल्डिंग इमारत का पूरा क्या बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए। तो याद रखिएगा कि जितनी वस्तु होगी उसकी आधी, यानी वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है, यहां देखिए, यहां से क्वेश्चन आएगा बाबू, कितनी, अगर हम कह दे 200 फीट का इमारत है, इसका पूरा प्रतिबिंब हम देखना है, तो समतल दर्पण के कितना छोटा समतल दर्पण ले सकते हैं, समतल दर्पण कितना छोटा ले सकते हैं। तो मेरे भाई याद रखिएगा, वस्तु की जितनी बड़ी ऊंचाई हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आधा कर देना है। वस्तु जितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, समतल दर्पण सबसे अगर कम लेना है तो उसका आधा ले लीजिएगा। तो यहाँ 200 फीट है मेरे भाई, तो हम कितना फीट का समतल दर्पण ले लेंगे, 100 फीट का। अगर यहाँ पे 500 फीट की इमारत रहता तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 250 फीट का हो जाएगा। अगर यहाँ पे 300 फीट का इमारत रहता तो 150 फीट का दर्पण हो जाता। यह हो गया दर्पण का हाइट, ये किसका हो गया, दर्पण का। ये किसका हाइट हो गया है, तो वस्तु का या इमारत का, जो करना कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। वस्तु की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए मेरे भाई, तो आधी होनी चाहिए। कितना बड़ा वस्तु, कितना बड़ा क्या हो वस्तु हो, उसका अगर पूरा प्रतिबिंब हमें प्राप्त करनी है तो मेरे भाई क्या होनी चाहिए, उस वस्तु का आधा दर्पण अगर हमें मिल जाएगा तो उस पूरे वस्तु का हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यह था, यह से कंडीशन, कोई दिक्कत, इसे आप नोट करते रहेंगे। अगर इसमें से कोई चीज है इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, अब अगला क्या क्वेश्चन इससे बनेगा कि यहां देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे हम बना दिए समतल दर्पण। यहां क्या बना दिए, समतल दर्पण।
हम बना दिए यहाँ पे समतल दर्पण। अब देखिए क्या होगा कि कंडीशन ये रहेगा कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है, यह दर्पण की ओर आ रहा है। किसके ओर आ रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है। तो यहां वस्तु है तो यहां क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। अब सोचना आपको है, यह गौर कीजिए मेरे भाई कि इधर वस्तु है और भी वेग से, वेग पता नहीं है तो भी मान लेते हैं, भी वेग से आ रहा है किसके ओर, दर्पण की ओर। किसके ओर आ रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है। देखिए तीन का कंडीशन देखिए, यह वस्तु किस ओर आ रहा है, कितना वेग से, भी वेग से। किसकी ओर आ रहा है, तो समतल दर्पण की ओर आ रहा है। तो समतल दर्पण में इस वस्तु का क्या बना होगा, प्रतिबिंब। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो वस्तु की ओर, किसकी ओर बाबू, वस्तु की ओर कितना वेग से जाएगा, तो वस्तु की ओर जाएगा 2v वेग से। एक बार और देखा जाए इसको, अगर कोई वस्तु है और समतल दर्पण की ओर चल रहा है, ठीक है, इधर यह आ रहा है, तो इसमें दर्पणवा में जो प्रतिबिंब बना है यह वस्तु की ओर, यानी इधर से प्रतिबिंब जो बना है इधर से कितना वेग से जाएगा, तो 2v वेग से। अब क्वेश्चन कैसे बने पूछेगा जी, अब कहेगा कोई वस्तु 10 के वेग से, 10 के स्पीड से किधर आ रहा है, दर्पण की ओर आ रहा है। किसकी, किधर जा रहा है, दर्पण की ओर। किसके ओर आ रहा है, तो दर्पण की ओर आ रहा है मेरे भाई। तो इसमें जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की ओर, किसकी ओर, वस्तु की ओर कितना स्पीड से जाएगा, तो 2 गुना कर देना है, जितना यहां लिखेगा उसका 2 गुना कर देना है। तो 10 के स्पीड से आ रहा है इधर, तो जाएगा कितना के स्पीड से, 20 के स्पीड से। कितना के स्पीड से, अब कहोगे 20 कैसे है, तो 2 गुने, भी का मान कितना दे दिया है, 10, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20। 2 गुना कर देना है, क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर जितना वेग से आएगा तो दर्पण में बना, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उस वस्तु की ओर 2 गुना वेग से जाएगा। अगर यहाँ पे 50 के स्पीड हम लिखते हैं तो कितना स्पीड से जाता, 100 के स्पीड से जाता। अगर 50 के स्पीड से वस्तु आ रहा है तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कितना स्पीड से जाएगा, 100 के स्पीड से जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, लिखेंगे क्या, जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से जाता है तो उस दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की ओर कितना वेग से, तो 2v वेग से। कितना वेग से, 2v वेग से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु भी वेग से आएगा दर्पण की ओर, तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बना है उस वस्तु की ओर कितना वेग से जाएगा, भी वेग से जाएगा। किसी को दिक्कत? अब एक चीज है जो आसान है, सिंपल है, इसे देख लीजिए। अगर हम ए समतल दर्पण में ऐसे लिखते हैं तो इसमें भी ए ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें के इस तरह लिखते हैं तो समतल दर्पण में के इस तरह दिखाई देगा। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। अगर हम P समतल दर्पण में ऐसा लिखेंगे तो बाबू P ऐसा दिखाई देगा। तो कुछ लेटर ऐसा है जो चेंज होता है, कुछ लेटर चेंज नहीं होता है। अब जैसे मान लेते हैं
हम यहाँ लिख दिए m, तो इसमें भी m ऐसा ही दिखाई देगा। हम लिख दिए a, तो a ऐसा ही दिखाई देगा। हम लिख दिए z, तो z ऐसा ही दिखाई दिया। हम लिख दिए x, तो x ऐसा ही दिखाई। तो कुछ लेटर चेंज नहीं होता है, सेम दिखेगा। चेंज होता है लेकिन हमें दिखेगा क्या, सेम दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसा लेटर हम जब लिखेंगे बाबू कि वो ठीक उल्टा दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं यहां देखिए क्या हमने ऐसा लिखा, तो सीधा दिखेगा, बस उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे दिखेगा, हमने p ऐसा लिखा तो p ऐसा बनेगा, हमने p ऐसा लिखा तो b ऐसा बनेगा, हमने c ऐसा लिखा तो c ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आया। तो कुछ ऐसा डायरेक्शन है जो एक ठीक इसके दिशा में परिवर्तन होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण में B की आकृति कैसी बनेगी। तो समतल दर्पण में B ऐसा लिखा है ना, तो समतल दर्पण में B की आकृति कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। बोले किसको दिक्कत। तो यह रहा आपका कंडीशन, यह इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे अवतल दर्पण का प्रयोग पढ़ते हैं। चलिए एक और चीज इसमें समझ लेते हैं मेरे भाई। एक कंडीशन क्या है इसका, अगर समतल दर्पण में कोई कोण को अगर थीटा डिग्री से घुमाया जाता है, तो इसमें जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना थीटा से घूम जाएगा, 2 थीटा से। अगर इसे पाई से घुमाया जाता है तो इसमें कितना से घूम जाएगा, 2 पाई से, दुगुना। याद रखिएगा, कोई दिक्कत। अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब 2 थीटा से घूमता हुआ प्रतीत होता है, तो वास्तव में कितना से घूमा है, तो थीटा से घूमा। क्या कि बना प्रतिबिंब अगर 2 थीटा है तो थीटा से घूमेगा। अगर थीटा से घूम रहा है तो उसमें बना प्रतिबिंब कितना से घूमेगा, तो 2 थीटा से घूमेगा। एक दूसरे का उल्टा, अगर बना प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम रहा है तो वास्तव में कितना से घुमाया गया है, तो थीटा से। अगर सब थीटा कोई कोण समतल दर्पण में घुमाया जाता है तो कितना से घूमता हुआ प्रतीत होगा, 2 थीटा से। तो यहां से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अवतल दर्पण का प्रयोग, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग, देखो बाबू, अवतल दर्पण का प्रयोग मैंने किस किस चीज में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो पहले चीज, अवतल दर्पण क्या है, यानी आपने पढ़ चुका है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, धसा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनता है, एक बनता है वास्तविक और दूसरा बनता है काल्पनिक। इसमें दोनों प्रतिबिंब बनेगा बाबू, लेकिन समतल दर्पण में सिर्फ एक के प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। एक प्रतिबिंब का मतलब खाली सीधा बनेगा, अब वस्तु के आकार का बनेगा। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार का बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए कंडीशन क्या है। तो अवतल दर्पण में हम लोग यहां पे देखेंगे इसका किस चीज में प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण हमेशा किसी चीज को बड़ा करके दिखाने में काम करेगा। तो कैसे, तो टॉर्च आप लोग देखिएगा, तो टॉर्च आप जब देखते हैं मेरे भाई, तो टॉर्च में देखिए छोटा सा एक बल्ब लगा रहता है जो प्रकाश को बहुत भारी मात्रा में फैला देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग किसमें करेंगे जी, तो टॉर्च में करेंगे। किसमें जी, टॉर्च में। किसमें करेंगे, टॉर्च में। तो टॉर्च में करेंगे क्यों, क्योंकि टॉर्च में छोटा सा देखिएगा बल्ब लगा रहता है, लेकिन प्रकाश को क्या करता है, बहुत दूर तक फैलाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं, दूरबीन में। दूरबीन में किसमें करते हैं मेरे भाई, दूरबीन।
दूरबीन में करते हैं। तो दूरबीन में जब इसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो याद रखिएगा दूरबीन क्या है, दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो दूर के वस्तु को जब बड़ा करके दिखाएगा तभी तो हमें दिखेगा। तो दूरबीन में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो दूरबीन में किस दर्पण का प्रयोग होगा मेरे भाई, अवतल दर्पण का। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, तो याद रखिएगा सोलर कुकर, सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग क्यों होता है, तो देखिएगा सोलर कुकर जो होता है, मान लेते हैं सोलर कुकर है, क्या यहां पे सोलर कुकर है। अब ये क्या करेगा, ये आग से नहीं जलेगा, अब ये सूर्य के जो प्रकाश कहां तक पहुंचेगा, सोलर कुकर पर पहुंचेगा। अब क्या होगा मेरे भाई कि देखिएगा इसमें जो अवतल दर्पण लगेगा वो प्रकाश को खींचेगा, और जब प्रकाश को अपने ओर खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा, और जब रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन करेगा, जब प्रकाश के उष्मा से इसमें जो भी खाद्य पदार्थ खाने वाला चीज बना रहे होंगे वो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चौथी डायरेक्शन क्या है, दंत विशेषज्ञ, दंत दंत विशेषज्ञ। तो दंत विशेषज्ञ यानी दांत का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर। तो दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि दांत का जो छिद्र होता है वो छोटे छोटे होते हैं और उसको देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप मुंह में मुड़िया थोड़े घुसा देगा डॉक्टर साहब, तो उसमें क्या होता है, छोटा सा देखिएगा दर्पण लगा रहता है, और वो दर्पणों को जैसे आपके मुंह के अंदर डालेगा तो आपका मुंह के अंदर जब दांत में कोई छिद्र होगा, चाहे जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको आसानी से क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग कहां भी होता है? दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर करते हैं। चौथी पांचवी डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्च में लिखिए। अब टॉर्च में, अब हेड लाइट में क्या बाबू, हेड लाइट। तो हेड लाइट जानते ही होंगे। अब देखिए गाड़ी आप देखे होंगे तो गाड़ी के अंदर देखिएगा ऐसे ऐसे शीशा लगा रहता है, क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है। तो शीशा लगा रहेगा, उसके अंदर वो देखिएगा छोटा सा बल्ब होगा, और वही बल्ब देखिएगा बहुत दूर तक प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। यानी छोटे चीज को फैलाने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। इसीलिए हम उसका प्रयोग क्या करते हैं, हेडलाइट में करते हैं। किसमें करते हैं, हेडलाइट में। लेकिन यहाँ उत्तल का कर देते, चाहे समतल का कर देते, तो जितना इससे प्रकाश निकलता उतना ही बाहर जाता, और उत्तल के कर देते तो उसका से और ही कम हो जाता। तो इसीलिए गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। किसका होता है जी, अवतल दर्पण का इसका प्रयोग होता है। किसी को दिक्कत, तो आप दूरबीन में, दंत विशेषज्ञ में, सोलर कुकर में, मोटर वाहनों के हेडलाइट में, यहाँ कुछ भी जितनी गाड़ियां आती है सबकी हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिए। एक और डायरेक्शन लिख लीजिए। अब देखिएगा दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो देखिएगा बाल जो होता है छूट जाता है कभी कभी। तो जब समतल दर्पण रहेगा तो उसमें बाल छूट जाएगा, और उत्तर रहेगा तो और नहीं दिखाई देगा, बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। अवतल आएगा तो बड़ा करके उसे दिखाता है। क्यों, तो इसलिए बड़ा करके दिखाता है कि उसकी जब हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे कि वस्तु कहां रहेगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वहां हम आपको जरूर बताएंगे बात। तो यहां याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामत में भी करते हैं, हजामत में, यानी दाढ़ी बनाने में, केस कटवाने में किस दर्पण का होता है प्रयोग जी, अवतल दर्पण का है। या जो मेकअप करने के लिए दर्पण आता है वो कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण। किसी को दिक्कत, उसी में अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का। यह तो था आपका अवतल दर्पण, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करेंगे, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हमेशा देखिएगा इस सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा बनाएगा। आप समतल
वस्तु के आकार का बनाएगा। अवतल बड़ा छोटा उल्टा सीधा सब बनाता है। तो याद रखिएगा इसका जो प्रयोग होता है वो किसका, वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में, वाहन के किस में बाबू, साइड मिरर में। तो साइड मिरर जानते हैं क्या होता है, बाइक चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो देखिए मोटरसाइकिल के दोनों ओर शीशा लगा रहता है, ठीक है। तो कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। देखिए उतना बड़का ट्रक होता है लेकिन उतना ही बड़का शीशा में उसका फोटो बन जाता है, सीधा बनाता है, जैसे गाड़ी आएगा वहीं से दिखाएगा, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। जितना बड़ा ट्रक रहेगा उतना बड़ा ट्रक में अट जाएगा शीशा में, नहीं ना। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि उसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने। तो याद रखिएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, जिसको हमें गाड़ी चलाने में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। अगर कोई कितना ही बड़ा गाड़ी आ रहा है तो उसमें छोटा इमेज करके दिखाएगा जिससे हमें आसानी से दिख जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आप लोग कभी कभी जाइएगा तो इधर से रास्ता गया है, इधर से इधर से इधर से, तो वहां बहुत सारे रास्ता जाता है जिसको वजह से किधर से गाड़ी आ रहा है नहीं दिखाई देता, तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा यह इसका प्रयोग जो होता है वो हम लोग सैटेलाइट में नहीं बाबू, स्ट्रीक लाइट में प्रयोग करते हैं। कौन लाइट में, स्ट्रीक, स्ट्रीक लाइट में। तो स्ट्रीक लाइट है क्या, पहले बात सुनिए, स्ट्रीक लाइट है क्या, तो जहां मोड़ ओड़ पर लगाया जाता ना लाइट दर्पण, उस दर्पण को उसमें आने वाले गाड़ी को दिखाने के लिए हम लोग स्ट्रीक लाइट का प्रयोग करते हैं। किसमें बाबू, स्ट्रीक का। तो याद रखिएगा हमेशा कि सड़क गली में स्ट्रीक लाइट के परावर्तक के रूप में करते हैं। स्ट्रीक लाइट के रूप में परावर्तक, परावर्तक के रूप में। तो स्ट्रीक लाइट में कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। स्ट्रीक लाइट में कौन दर्पण होता है, उत्तल। एक और देखिएगा उत्तल दर्पण मिल जाएगा। शादी ब्याह में देखिएगा इतना बड़ा ड्रम खाली लाइट होगा और वो नचेगा, लेकिन उससे देखिएगा बहुत पात्र प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइट, उससे भी हम बोल सकते हैं। तो वैसे वैसे लाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। तो ये आप नोट कर लीजिए। हो गया मिटा। अब देखिए, अब आप दर्पण को कैसे पहचानिएगा कि कौन दर्पण कैसा। दर्पण को आप तो दर्पण के बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन आपको पहचानने आना चाहिए कि नहीं कौन सा दर्पण कौन है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहां पे बाबू, यानी स्पर्श करके दर्पण की पहचान, स्पर्श करके दर्पण की पहचान, स्पर्श करके दर्पण की पहचान। तो इतना बात याद रखिएगा। अब आपको स्पर्श करके बताना है, मतलब छू कर बताना है कि दर्पण कौन सा होगा। देखिए इसे आसानी से याद कर लीजिएगा, बस यहाँ पे देखिए पहले तो आपको स्पर्श करना है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है जी, छूना। तो स्पर्श करके कैसे पता कर लीजिएगा मेरे भाई कि कौन दर्पण होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह, आप तो जान गए परावर्तक सतह किसे कहेंगे, जहां से प्रकाश टकराती है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। चाहे जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उस दर्पण को हम कहेंगे समतल दर्पण। तो लिखेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, समतल दर्पण कहते हैं। देखिए जितना लिखा रहे हैं
आप पूरा देखिए, पूरा सुनिए और पूरा समझिए और पूरा नोटबुक में लिखिए, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो देखिए, तो समतल दर्पण आपको याद आ रहा है, हम पढ़ाए होंगे ऐसे, अभी पढ़े हैं जस्ट। तो इसका परावर्तक सतह बराबर है कि नहीं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, तो हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, ये तो हो गया समतल दर्पण। अब क्या लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धसा हो, चाहे धसा होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। तो देखिए, तो ये ना है, तो इसका परावर्तक सतह ये वाला है, आगे वाला। तो आगे वाला जो परावर्तक सतह है मेरे भाई, वो धसा है कि उभरा है, निकला है बाहर, नहीं ना निकला है, धसा है, अंदर की ओर क्या हुआ है, तो धसा है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है जी, धसा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे जी, उसे अवतल, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। छूना है, छूने पर लगे कि वो दर्पण क्या है, धसा है, तो दर्पण कौन होगा, अवतल होगा। एक ऐसा दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, जब हम पढ़ाए थे, क्लास किए होंगे, तब ना पता चलेगा। तो इसका परावर्तक सतह आगे वाला है, तो देखिए तो निकला है कि नहीं है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा, उसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे, उसे क्या कहेंगे जी, अवतल। आज जिसका उभरा होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तल। तो यहाँ पे लिखना और आसान हो गया और याद भी हो जाएगा आपको आसानी से। यानी कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा मतलब उठा, ठीक है, उठा। देखिए उठा है कि नहीं उठा है, उठा होता है चाहे उभरा होता है, उसे हम क्या कहेंगे जी, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उठा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, उसे अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये तो हो गया स्पर्श करके दर्पण की पहचान। अब आपको स्पर्श भी नहीं करना है, खाली अलगे से देख लेना है और बता देना है कि कौन दर्पण होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे, बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान, बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान, बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान, या बिना स्पर्श करके दर्पण की पहचान। अब देखिए कैसे, भी छूना नहीं है लेकिन हमको बता देना है कि कौन दर्पण होगा। कंडीशन एक देखिएगा, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, जिस दर्पण में अब छूना नहीं है तो देखना है, तो प्रतिबिंब में देखेंगे मेरे भाई। तो जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का समान साइज में वस्तु के आकार का, यानी समान साइज का प्राप्त होता है, उसे कौन दर्पण कहेंगे,
उसे समतल दर्पण कहेंगे, उसे समतल दर्पण कहते। उसे कौन दर्पण कहते हैं मेरे भाई? तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। यानी जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने, वस्तु के समान साइज का बने, तो कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। दूसरी है कि जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, बराबर, काल्पनिक और वास्तविक प्राप्त होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जिस दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बने, समतल दर्पण। जिस दर्पण में बड़ा भी बने, छोटा भी बने, काल्पनिक बने, वास्तविक बने, तो उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में जो दर्पण के प्रतिबिंब बनेगा वो कौन दर्पण होगा? वो अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो जिसमें छोटा, बड़ा, वास्तविक, काल्पनिक की चर्चा किया जाए तो क्या होगा? वो अवतल होगा। जिसमें वस्तु के समान आकार का चर्चा किया जाए, समतल होगा। और जिसमें सिर्फ छोटा, वस्तु से सिर्फ छोटा की बात किया जाए, वो उत्तल होगा। यहां पे हम लिख देंगे, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, किससे बाबू? वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो हमारे सामने कंडीशन है, देख लीजिए। जिस दर्पण में वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, तो समतल। और जिस दर्पण में वस्तु का छोटा भी प्रतिबिंब बन जाए, बड़ा भी बन जाए, उल्टा भी बन जाए, सीधा बन जाए, तो वह अवतल हो जाएगा। ठीक है। और उत्तल में हमेशा छोटा बने, उत्तल में हमेशा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो जिस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। तो ये रहा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अब हम लोग आसानी से अंतर कर सकते हैं कि अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल में कैसा बनेगा। अभी जान गए कि अवतल में हमेशा उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा बनेगा। उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे भाई यहां कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल और
उत्तल दर्पण में अंतर करें। तो अवतल और उत्तल दर्पण में जो हमें अंतर करना है, तो एक कंडीशन क्या लगेगा, देखिएगा मेरे भाई, इसमें याद करने की झंझट नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें याद करना था वो पहले पढ़ चुके हैं। यहां लिख देंगे क्या, अवतल दर्पण, और यहां पे क्या लिख देंगे, उत्तल दर्पण। तो मेरे भाई देखिए यहां कैसे याद करेंगे, तो इसमें देखिएगा अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है कि उभरा रहता है, धंसा रहता है। तो लिखेंगे इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसा रहता है, धंसा रहता है। तो बताइए इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है, तो उभरा रहता है, इसका धंसा रहता है तो इसका उभरा रहता है। तो लिखेंगे इसका परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा रहता है। उभरा मतलब उठा हुआ, उभरा रहता है। यहां तक किसी को दिक्कत? दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन सिर्फ क्या बनाता है, काल्पनिक। तो लिखेंगे यह वास्तविक और काल्पनिक, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है जी, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहां देखिए यह सिर्फ क्या बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दोनों प्रकार का बनाता है, तो ये सिर्फ एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यह वास्तविक और काल्पनिक बनाता है, तो ये सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यह सिर्फ क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि यह यहां पे एक और डायरेक्शन लिख सकते हैं, इसे छोटा लिखना है, 2 नंबर का है, छोटा लिखना है। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं जी, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हमें 3 लिखना है, 3 से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हमें 3 लिख देना है और आसानी से 3 लिखा जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह बाय बाय करके हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अदर भी सब्जेक्ट आएगा उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नॉर्मिकल सब लेके हम आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।